हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई है जहां पर उनके द्वारा रिकमेंडेशन दी जा रही है ऑफ द शेल्फ 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को एक्वायर करने की, क्योंकि LC-13 के एक्विजिशन में डिले देखने मिली है। तो जो इनिशियल 40 LC-13 के ऑर्डर दिए गए थे, यहाँ पर डेफिनेटली डिले जो है कोविड की वजह से हुई थी और प्रोडक्शन रेट भी बहुत ज़्यादा यहाँ फास्ट नहीं था क्योंकि ऑर्डर संख्या भी कम थी, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट का इंडक्शन 2016 से चालू हुआ, लेकिन ये 40 एयरक्राफ्ट 2023 तक ही डिलीवर हो पाए। तो ऑलमोस्ट 7 से 8 साल का समय यहाँ पर लगा है। अगर आप एवरेज लेकर चलेंगे तो ये 5 से 6 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से है, जो कि बहुत ही स्लो है। तो ये चीज़ हमें एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी कि जो इनिशियल 40 एयरक्राफ्ट की डिलीवरी हुई है ये पेनफुली स्लो हुई है। इसके पीछे डेफिनेटली मल्टीपल रीजंस दिए जा सकते हैं, चाहे वो ऑर्डर संख्या में कमी हो, चाहे कोविड ही यहाँ पर रीजन क्यों ना हो। तो भले ही यहाँ पर कोई भी रीजन हो, हमारे द्वारा जो नुकसान झेला गया है उसकी भरपाई ये एक्सक्यूज नहीं करते हैं। तो जब हम मिलिट्री अफेयर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर एक्सक्यूज विक्ट्री और डिफीट में डिफरेंस बन जाता है। ऑल्दो इस रिपोर्ट में 13 Mark 1A के ऑर्डर्स की डिलीवरी और प्रोडक्शन की बात नहीं करी गई है, पर HAL का कमिटमेंट है कि ये 4 से 5 सालों में सारे के सारे एयरक्राफ्ट डिलीवर कर देंगे। तो करीबन 83 एयरक्राफ्ट के यहाँ पर ऑर्डर किए गए हैं, जिसमें से 73 जो हैं ये सिंगल सीट 13 Mark 1A है और बाकी जो हैं ये ट्विन सीट ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं, जो कि 10 की संख्या में है और इनकी डिलीवरीज जो है वो चालू होने वाली है। तो पहला 13 Mark 1A जो है ये इंडियन एयरफोर्स को 2024 से मिलना चालू हो जाएगा और 2028 से 2029 तक सारे के सारे एयरक्राफ्ट यहाँ पर डिलीवर हो जाएंगे, क्योंकि अब जो प्रोडक्शन रेट है ये 16 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से होगा। तो HAL अभी तक इस टाइमलाइन के साथ कमिटेड है और इस चीज़ को पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस द्वारा मेंशन नहीं किया गया है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो उस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 114 MRFA एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट यहाँ पर अर्जेंटली है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स को प्रेजेंट में 180 एयरक्राफ्ट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जो सैंक्शन 42 फाइटर स्क्वाड्रन की संख्या है उससे हम काफ़ी नीचे हैं और यहाँ पर 33 एक्टिव फाइटर स्क्वाड्रन की बात करी गई है। बाकी MiG-21 के रिटायरमेंट की भी बात यहाँ पर बताई गई है, जिसके हिसाब से 180 एयरक्राफ्ट के रिक्वायरमेंट को अर्जेंटली बताया जा रहा है। तो यहाँ पर MRFA के पार्ट को थोड़ा ट्रिकी तरीके से लिखा गया है। यहाँ ये कहा गया है कि 114 MRFA की रिक्वायरमेंट है, जो कि एडवांस स्टेज पर है। अगर यहाँ पर LCA और कावेरी की तरह डिले होती है तो गवर्नमेंट को कंसिडर करना चाहिए स्टेट ऑफ द आर्ट 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को, ताकि जो ग्रोइंग थ्रेट है उसको हम काउंटर कर सके और यहाँ पर समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो जो हमें समझ में आ रहा है वो ये है कि यहाँ ये सजेशन दी जा रही है कि अगर 114 MRFA एयरक्राफ्ट के प्रोक्योरमेंट में डिले हो रही है तो एज अ स्टॉप गैप मेजर कैपेबिलिटीज में चीज़ों को मेकअप करने के लिए 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर करना चाहिए। और अगर जैसा हमें समझ में आ रहा है चीज़ें वैसे ही हैं तो ये बुरा सजेशन नहीं है। तो ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो 5th जनरेशन फाइटर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी बूस्ट प्रोवाइड कराते हैं किसी भी एयरफोर्स को, पर ये डे टू डे ऑपरेशंस के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित नहीं होते, क्योंकि इनका ऑपरेटिंग कॉस्ट कंपेरेटिवली किसी 4th या 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट से ज़्यादा होता है। लेकिन स्पेशल ऑपरेशंस के लिए ये काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होते हैं। तो लिमिटेड नंबर अगर इनके एक्वायर किए जाएँ तो ये सेंस बनाता है। तो हमारे द्वारा भी एक 5th जनरेशन प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है जिसे AMCA कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी डिले भी है और इस एयरक्राफ्ट के सर्विस में इंडक्ट होते होते ऑलमोस्ट 1 दशक से ज़्यादा का समय हो जाएगा। तो हमारी एयरफोर्स की जो प्रेजेंट सिचुएशन है और जिस तरीके का थ्रेट निकलकर सामने आ रहा है, हम इतना लंबा वेट नहीं कर सकते एक इम्पॉर्टेंट कैपेबिलिटी के लिए। तो ये जो 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं अच्छे खासे नंबर में, ये हमें बहुत ज़रूरी है। इसलिए MRFA की भी रिक्वायरमेंट है, 13 Mark 2 की भी रिक्वायरमेंट है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट कैपेबिलिटी गैप है 5th जनरेशन फाइटर के रूप में, जिसके लिए हमारा 10 साल से ज़्यादा वेट करना सही नहीं होगा। ऑल्दो वो एयरक्राफ्ट भी हमें अच्छे खासे नंबर में चाहिए और वो कमी AMCA पूरी करेगा, लेकिन कुछ नंबर में 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट करती है प्रेजेंट डे में, अगर हम चाइना को थ्रेट मानते हैं। और ये चीज़ भी हम कहना चाहेंगे कि MRFA से ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इस 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म की कई सेंस में, और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास यहाँ पर ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। एक F-35 ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे हम एक्चुअल में कंसिडर कर सकते हैं, जो हमें सिग्निफिकेंट एज प्रोवाइड करा सकता है चाइनीज़ 5th जनरेशन J-20 फाइटर पे। और जहाँ तक थोड़े बहुत आसार दिखाई भी दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि US इन प्लेटफॉर्म को इंडिया को ऑफर कर सकता है। ऑल्दो अभी ये चीज़ सामने नहीं आई है। एरो इंडिया में भले ही इस प्लेटफॉर्म को शोकेस किया गया था, पर यह चीज़ भी साफ करी गई थी कि अभी तक
यूएस ने इंडिया को ये प्लेटफॉर्म ऑफर नहीं किया है। लेकिन यूएस से ये बातें उठकर सामने आ रही हैं कि अमेरिका को इंडिया को ये प्लेटफॉर्म ऑफर करना चाहिए, क्योंकि यूएस द्वारा जो फ्यूचर में बड़ा थ्रेट देखा जा रहा है जो कि चाइना है, इनके अगेंस्ट में इंडिया का जो रोल है वो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट होने वाला है। और एक तरीके से इंडिया काउंटर बैलेंसर की तरह काम करेगा चाइना के अगेंस्ट में। इसलिए यूएस द्वारा इंडिया का ट्रस्ट जीतने की भी कोशिश करी जा रही है, साथ ही साथ कुछ नीच टेक्नोलॉजी को वो हमारे साथ शेयर करने को भी तैयार है। इसीलिए उनके द्वारा जेट इंजन तक की टेक्नोलॉजी को हमारे साथ साझा करने की बात चल रही है और एडवांस UAVs भी वो हमारे साथ शेयर करने को तैयार है। तो अगर इंडिया द्वारा F-35 को लेकर रिक्वेस्ट करी जाती है जो कि पास्ट में अभी तक नहीं करी गई है, तो इसकी पॉसिबिलिटी अच्छी खासी नजर आती है कि वो इस चीज को सीरियसली कंसीडर करेंगे। तो ये चीज हम अच्छे से जानते हैं कि इनके F-35 जो है ये कंट्री स्पेसिफिक एनहांसमेंट के साथ ऑफर किए जा सकते हैं, जहां पर ये कुछ कैपेबिलिटीज लैग भी करते हैं और कुछ कैपेबिलिटीज के साथ आते भी हैं, जैसा कि हम इजरायली F-35 के साथ देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी कंडीशन नहीं है कि आपको यूएस का नेटो एलाई होना पड़ेगा F-35 के लिए। ये एयरक्राफ्ट इजराइल के साथ भी सर्विस में है, साउथ कोरिया के साथ भी सर्विस में है और जापान के साथ भी सर्विस में है। ऑल्दो इंडिया उन बाकी कंट्रीज की तरह यूएस के इतना क्लोज नहीं है, पर जिस तरीके के बदलाव सिनेरियो में आ रहे हैं, स्पेशली गलवान क्लैश के बाद से, ऐसा लगता है कि इंडिया और यूएस काफी ज्यादा क्लोज हो गए हैं। और क्योंकि रशिया से जो स्पेयर्स और वेपन्स की सप्लाई है ये यूक्रेन रशिया की वॉर की वजह से हिंडर हुई है, इसलिए इंडियन आर्म्ड फोर्सेस भी धीरे धीरे से अपनी डिपेंडेंसी रशिया से कम करना चाहती है और उस वॉइड को फिल करने के लिए यूएस मोर देन विलिंग है। तो यहाँ पर जो सजेशन दिया गया है इसे हमें डेफिनेटली सीरियसली कंसीडर करना चाहिए। और इस रिपोर्ट में यहाँ तक लिखा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ बात करके एडिशनल फंड्स का इंतजाम करना चाहिए अर्जेंट फाइटर एयरक्राफ्ट के प्रोक्योरमेंट के लिए। और हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये सजेशन बिल्कुल सही दिया गया है, क्योंकि अभी तक MRFA कंपटीशन का कोई और छोर पता नहीं लग रहा है। रिक्वायरमेंट जितनी अर्जेंट है, डिले उतना ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि ये जो हमारी 114 एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है ये अभी की नहीं है। जब पहली बार MMRCA कंपटीशन स्टार्ट हुआ था तभी से हमें 126 मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट चाहिए थे और खाली 36 रफाल ही लिए गए और आज तक एडिशनल एयरक्राफ्ट के लिए हमारे द्वारा कोशिश करी जा रही है। तो MRFA कंपटीशन में भले ही यहाँ पर समय लगाया जाए, पर पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस का ये सजेशन सीरियसली हमें कंसिडर करना चाहिए एडिशनल 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर करने के लिए, वो भी ऑफ द शेल्फ और कम से कम समय में। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।